Hello everyone, I am Kapil Lalwani, PGT Economics and Business Study. Today we will start a very important concept for the point of view of examination, concept of national income and related aggregates. जैसा कि कल हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे, फर्स्ट लेक्चर जो बेसिक कॉन्सेप्ट का था और सेकंड लेक्चर्स में हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको दिए थे और मैंने भी कुछ कराए थे। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ, जहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपको 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से और लॉजिकली सीखने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि लॉजिकली सीखोगे तभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम बहुत इजीली दे पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम। जैसा कि कल हमने भी देखा था, जीडीपी का मीनिंग सीखा था। ठीक है, आज हम नेशनल इनकम का मीनिंग सीख रहे हैं और रिलेटेड एग्रीगेट्स और भी जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आने वाले हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत ही ध्यान से एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे। आप कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर्स को देखते रहें ताकि आपको कंटिन्यूटी में चीज़ें समझ में आती रहें। कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? ध्यान से समझना बेटा। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। मैंने जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन किया वो अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि वो पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इनसे मीनिंग निकल कर आते हैं। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय, कमाया हुआ, अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अंडरलाइन किया सर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि आगे जाकर हम इन्हें इलॉबरेट करने वाले हैं। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, चीजें समझ में आई? क्या देखा हमने? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सर आगे अब 2 अंडरलाइन जो मैंने आपके सामने किए थे, देखा फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेसिडेंट। व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम छोटे से मीनिंग अगर मैं सरल शब्दों में आपको सिखाना चाहूँ तो फैक्टर इनकम मीन्स कि जो इनकम मैंने मेहनत से कमाई हो वही इनकम मेरी क्या होगी? फैक्टर इनकम होगी। जो इनकम मैंने मेहनत से कमाई हो वही इनकम फैक्टर इनकम होगी। क्लियर है? ठीक है, चलो अब इसकी डेफिनेशन पे हम जाते हैं। क्या है डेफिनेशन? पेमेंट मेड बाय फर्म। याद करो, कल हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक लेक्चर में देखा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है कौन? हाउस होल्ड। किसे? फर्म को। और फर्म उसके बदले में क्या करती है? पेमेंट करती है। बोलो मैं, चलो मैंने एक एग्जांपल लिया। मैं अपनी सर्विसेज स्कूल में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं अपनी सर्विसेज स्कूल में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बताओ क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ? यस सर, आप बिल्कुल मेहनत कर रहे हो। आप अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो। क्या दे रहे हो? फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो। और उसके बदले में हमारा एम्प्लॉयर स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल ऑनर हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हमें प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। इन द फॉर्म ऑफ सैलरी के फॉर्म में हमें क्या कर रहे हैं? वो पेमेंट दे रहे हैं। तो मैंने अपनी फैक्टर सर्विसेज मेहनत से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। कहाँ पर? स्कूल में। और स्कूल ने हमें क्या दिया? सैलरी दी। तो बताओ पेमेंट मेड बाय फर्म, पेमेंट स्कूल, मेरे एग्जांपल में रखते जाना। पेमेंट मेड बाय स्कूल इज अ प्रोड्यूसिंग यूनिट, जो क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो मैंने अपनी सर्विसेज कहाँ दी? स्कूल में दी। पेमेंट मेड बाय फर्म टू हाउस होल्ड मीन्स द मैं एक हाउस होल्ड ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैं फैक्टर ऑफ क्या है? प्रोडक्शन। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। 4 द फैक्टर सर्विसेज के बदले में। ठीक है, बात समझ में बेटा? फैक्टर इनकम मतलब कि वो इनकम जो मैंने मेहनत से कमाई है वही इनकम फैक्टर इनकम होगी। कोई भी इनकम जो मैंने मेहनत से नहीं कमाई है वो इनकम फैक्टर इनकम नहीं होगी। मान लो एक एग्जांपल के थ्रू, सर ऐसी कौन सी इनकम जो फैक्टर इनकम? मैंने किसी पर्सन के, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट दिया। मैंने अपने रिलेटिव को क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। क्या वो गिफ्ट फैक्टर इनकम में कंसीडर्ड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा बिल्कुल सर।
क्यों नहीं होगा? कारण है क्योंकि वो इनकम जिसने गिफ्ट रिसीव्ड किया है उसके लिए वो इनकम फैक्टर इनकम नहीं है, क्योंकि उसने मेहनत से नहीं कमाई है, उसे सिर्फ क्या मिला है? गिफ्ट मिला है। मीन्स अगर मैं कहूँ कि ट्रांसफर इनकम इज अ यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है। क्या होता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर, मतलब एक तरफा ट्रांजेक्शन होता है। मैंने अब किसी को गिफ्ट दिया तो क्या बदले में मुझे कुछ मिला? नहीं सर। अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है। पर देखना, फैक्टर इनकम करते समय मैंने अपनी सर्विसेज क्या की थी? प्रोवाइड की थी। उस सर्विसेज के बदले में जो मुझे कंसिडरेशन सैलरी के फॉर्म में मिला है वही मेरे लिए फैक्टर इनकम है। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही कैलकुलेट करना है, फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करना है। जो भी इनकम बिना मेहनत से यूनिलेटरल ट्रांसफर के थ्रू, ट्रांसफर इनकम के थ्रू अगर आती है, उन इनकम को मुझे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। ध्यान रख लेना बेटा, ओनली फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती है। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय कंसीडर्ड नहीं की जाती है। चलो सर, एक मीनिंग तो मुझे समझ में आ गया कि फैक्टर इनकम है क्या, ट्रांसफर इनकम है क्या। आपके क्वेश्चंस में आने वाला है बेटा, कई बार आपको देखने मिलेगा सर्विसेज प्रोवाइड की उसके बदले में कंसिडरेशन मिला है। बिल्कुल आपको मानना है कि वो फैक्टर इनकम है। बट अगर कोई सेवा कुछ देने के बदले में अगर मुझे कुछ न मिले तो उसे इनकम नहीं मानना है, वो मेरे लिए ट्रांसफर इनकम है, उसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है? फैक्टर इनकम का मतलब समझ में आ गया। देखा हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड का कंसिडरेशन क्या होता है? रेंट। लेबर का कंसिडरेशन क्या होता है? वेजेस। कैपिटल का कंसिडरेशन क्या होता है? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर जो रिस्क टेकर है उसका कंसिडरेशन क्या होता है? प्रॉफिट। क्लियर है? तो इनके कंसिडरेशन किस फॉर्म में मिलती है फैक्टर इनकम? सर रेंट के फॉर्म में मिलती है, वेजेस के फॉर्म में मिलती है, इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलती है, और इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलती है, और किस फॉर्म में मिलती है? प्रॉफिट के फॉर्म में हमें फैक्टर इनकम मिलती है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड होती है। तो कैलकुलेशन, ध्यान रखना क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ओनली फैक्टर इनकम कंसिडर्ड। इंक्लूड क्या करेंगे हम? फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे, ट्रांसफर इनकम को हमें इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर? चलो आगे समझते हैं व्हाट इज द नॉर्मल रेसिडेंट। तो चलिए अब हम सेकेंड जो मीनिंग था उसे हम समझते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री? व्हाट इज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? सर किसी भी पर्सन को एक कंट्री के लिए नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए टू कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होती है तभी वो पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, वरना वो पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। सर वो क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, सर who ordinarily resides in the country for more than 1 year। अगर एक पर्सन जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं उस कंट्री में, जैसे हम अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर इंडिया में 1 साल से ज़्यादा के लिए रहता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए रहता है, और एंड क्या लगाया इसके साथ साथ, एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में है। सर व्हाट इज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट? सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स इनकम को कमाता भी वही है, इनकम को खर्च भी वही करता है, इनकम को बचाता भी वही है, और इनकम को इन्वेस्ट भी अगर उसी कंट्री में करता है, उसे माना जाएगा कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है? उसी कंट्री में है जिस कंट्री में उसने इनकम को अर्न किया। ठीक है? तो क्या कंडीशन है? सर नॉर्मल रेसिडेंट ऑर्डिनरी रिसाइड, जिस कंट्री ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री फॉर मोर देन, एक पर्सन अगर 1 साल से ज़्यादा जिस कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर उस कंट्री में है, तभी उसे माना जाएगा कि वो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है। क्लियर है? इंडिया का कौन सा रेसिडेंट है? नॉर्मल रेसिडेंट है। बट क्या हर पर्सन जो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है क्या वो इंडिया का सिटीजन है? ये तो सर बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, कि क्या जो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है क्या वो इंडिया का सिटीजन भी होगा? पहले ये समझना पड़ेगा हु इज द सिटीजन ऑफ द कंट्री। सर सिटीजन का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जिसका जन्म इंडिया में हुआ है, इंडिया में लीगली उसके सारे डॉक्यूमेंट है,
वही पर्सन जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है वही पर्सन इंडिया का सिटीजन होगा। बट जो पर्सन इंडिया के बाहर से आता है, 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, तो वो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट तो होगा, बट जरूरी नहीं कि वो इंडिया का क्या हो, सिटीजन हो। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे बात करता हूँ। मान लो कि मिस्टर ए जिनका जन्म चेन्नई में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, चेन्नई में, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके कहाँ पर है, चेन्नई में, यानी इंडिया में है। वो इंडिया के बाहर जाते हैं, क्या जाते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं। किस पर्पस के लिए, सर घूमने के लिए जाते हैं और घूमकर इंडिया में फिर आ जाते हैं। 1 साल से ज़्यादा में इंडिया के बाहर नहीं रहते, सर वो इंडिया के सिटीजन भी है प्लस इंडिया के रेसिडेंट भी है। मान लो यूएसए से मिस्टर जॉन इंडिया में आते हैं, इंडिया में 1 साल से क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, और जितनी भी इनकम है वो इनकम को क्या करते हैं, वो यहीं कमाते हैं, यहीं खर्च करते हैं, और सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही है, तो वो इंडिया के रेसिडेंट है बट इंडिया के सिटीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत की नागरिकता, भारत की सिटीजनशिप उन्हें नहीं प्राप्त है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम आगे देखने वाले हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट को कैलकुलेट करते समय किन किन चीज़ों को नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड करेंगे और किन्हें नॉर्मल रेसिडेंट को कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने रखूँगा, आप उनका आंसर दें, मैं आपको उनके कॉन्सेप्चुअली बताऊँगा कि किस तरह से हम उन्हें देखेंगे। क्लियर? ठीक है, देखते हैं अभी। तो चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज द नॉर्मल रेसिडेंट एंड नॉर्मल रेसिडेंट में हमें क्या क्या किन किन लोगों को इंक्लूड करना है। फर्स्ट इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। सर एक पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया में ही रहता है, इंडिया में ही 1 साल से ज़्यादा कई सालों से इंडिया में ही रह रहा है, और साथ साथ में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है, तो फिर वो पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट ही माना जाएगा। वो इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया में ही कमाता है, इनकम इंडिया में ही खर्च करता है, वो इंडिया का रेसिडेंट है, इसीलिए इंडिया का वो नॉर्मल रेसिडेंट है। सेकेंड, सिटीजन ऑफ अदर नेशन। अगर एक पर्सन इंडिया के बाहर का है, आउटसाइड इंडिया से आया है और 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रहता है, प्लस साथ साथ में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, तो वो पर्सन भी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट उस साल के लिए माना जाएगा। थर्ड, सिटीजन ऑफ ए कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंडिया का कोई सिटीजन है जो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में लोकेटेड है वहाँ पर अगर काम करता है, तो वो पर्सन भी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन इंडिया का है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। दूसरा, वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रहता है, प्लस तीसरा, वो इंडिया में जितनी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो सब कहाँ पर है, उसका इंडिया में ही है, तो फिर वो इंडिया का क्या होगा, नॉर्मल रेसिडेंट होगा। सिटीजन ऑफ ए कंट्री हु आर लिविंग अब्रॉड बट नॉट मोर देन 1 ईयर। एक पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया के बाहर जाता है किसी पर्पस के लिए, पर 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं जाता है, पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसकी होम कंट्री में ही रहता है, लाइक इंडिया में ही रहता है, तो भी वो पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट ही माना जाएगा। अगला, बॉर्डर वर्कर्स और अ पर्सन हु क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन 2 कंट्रीज डेली और रेगुलरली। अगर मान लो कि एक पर्सन है जो इंडिया के बॉर्डर्स पर रहता है और डेली रूटीनली रेगुलरली इंडिया की बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज में जाता है और वापस शाम को घर पर आ जाता है। मान लो मिस्टर राम जो नेपाल की बाउंड्री पर रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, नेपाल की बाउंड्री पर रहते हैं। अब नेपाल की बाउंड्री, नेपाल मतलब इंडिया और नेपाल की बाउंड्री पर रहते हैं, वो डेली रूटीनली क्या करते हैं, नेपाल की बाउंड्री में इंटर होते हैं, वहाँ पर इनकम को अर्न करते हैं और वापस इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया इनकम कहाँ करते हैं, नेपाल में अर्न करते हैं और वापस इंडिया में क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो डेली रूटीनली वो बॉर्डर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो भी उस पर्सन को इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन एक्चुअली में कहाँ रिसाइड्स करता है, वो इंडिया का में ही रिसाइड्स करता है। तो आपने देखा कि नॉर्मल रेसिडेंट में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। अब हम आगे अब ये देख रहे हैं कि किन किन को हम नॉर्मल रेसिडेंट कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट को कैलकुलेट करते समय में किन किन लोगों को इंक्लूड नहीं करना है। तो फर्स्ट, द फॉरेनर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर ट्रेवलिंग, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। अगर कोई फॉरेनर्स इंडिया में आता है, विजिट करता है, किस पर्पस के लिए, या तो ट्रैवलिंग के लिए, हॉलीडेज के लिए,
या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या स्टडीज़ या किसी स्पोर्ट्स पर्पस के लिए अगर इंडिया में आता है और 1 साल से ज़्यादा नहीं रहता है, और मान लो कि अगर 1 साल से ज़्यादा भी रहता है पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर इंडिया में नहीं है, तो पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर्ड नहीं होगा। सेकेंड, द ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड आर्म्ड फोर्सेस, सर कोई फॉरेन कंट्रीज की आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स है जो इंडिया में क्या हुए हैं, पोस्ट हुए हैं, इंडिया में क्या हुए हैं, पोस्ट हुए हैं, तो भी उन्हें इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। एंड थर्ड इज अ क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, फॉरेन शिप्स में के जो क्रू मेंबर्स है जो इंडिया में आते हैं पर 1 साल से ज़्यादा नहीं रहते हैं या फिर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कैलकुलेट या कंसिडर्ड नहीं होंगे, उन्हें नहीं माना जाएगा कि वो इंडिया के क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट है। तो सर सिंपली अगर हम बात को सीखें तो 2 कंडीशंस अगर फॉलो होती है तभी वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट होगा, वरना वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन है नॉर्मल रेसिडेंट कैलकुलेट करने के लिए, अ पर्सन रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, एक पर्सन इंडिया में अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ पर है, इंडिया में है, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तभी वो पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, वरना वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको नॉर्मल रेसिडेंट। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की अगर हम जा रहे हैं और वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या होती है डोमेस्टिक टेरिटरी? याद करो कल हमने जीडीपी को जब हमने समझा था वहाँ पर भी डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग आया था, वहाँ पर मैंने मीनिंग को बहुत ही शॉर्ट लेवल पर मैंने जाकर सिखाया था। आज हम इन ब्रॉड सेंस में जाकर सीखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं और क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होते हैं। चलिए अभी आगे सीखते हैं। तो चलिए अब अगले मीनिंग को हम सीखते हैं। व्हाट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी? कॉमन लैंग्वेज में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को जो यूज़ करते हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी को हम यूज़ करते हैं इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वही इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। बट इन इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज के साथ साथ इन चीज़ों को भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। तो देखें, इन कॉमन लैंग्वेज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री अंडरस्टूड टू मीन पॉलिटिकल बाउंड्री, ओनली पॉलिटिकल बाउंड्री, बट इंक्लूड, इनमें इनको भी इंक्लूड किया जाएगा पॉलिटिकल फ्रंटायर, जो इंडिया के जो हमने देखा इंडिया के मैप की जो पॉलिटिकल फ्रंटायर है वो तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, प्लस टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर मतलब क्या सर? जो इंडिया की बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी टेरिटोरियल वाटर है वो सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होगा। सेकेंड, एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। एम्बेसीज, अगर इंडियन एम्बेसीज के लिए कोई इंडिया के बाहर इंडियन एम्बेसीज के लिए अगर कोई वर्क कर रहा है तो वो इंडियन एम्बेसीज भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही क्या होगा, कैलकुलेट होगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही वो इंक्लूड होगा। और इंडिया के बाहर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है तो भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरीज में क्या होगा, इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की क्लियर कर दिया है इंडियन एम्बेसीज है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो आउटसाइड इंडिया में है वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही क्या होगा, कैलकुलेट होगा। थर्ड, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अगर इंडियन रेसिडेंट जो है वो अगर कोई शिप्स और एयरक्राफ्ट इंडिया के बाहर 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर कंट्रीज में अगर क्या कर रहे हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं तो भी वो इंडिया की टेरिटरी में ही, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही क्या होंगे, वो इंक्लूड होंगे। जैसे कि एग्जांपल मान लो कि एयर इंडिया के फ्लाइट्स बैंकॉक टू पटाया में क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, बैंकॉक टू सिंगापुर क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, तो भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कैलकुलेट होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें कौन रन कर रहा है सर, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट क्या कर रहा है वहाँ पर रन कर रहा है, इसलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही
कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट इज अ फिशिंग वेसल। फिशिंग वेसल मतलब कि अगर कोई वेसल है जो फिशिंग के लिए काम कर रहा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिक्स, जितने भी ऑयल एंड नेचुरल जो एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है, एंड फ्लोटिंग, आपने देखा होगा कई बार शिप्स फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, उन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट, कौन ऑपरेट कर रहा है, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री का रेसिडेंट ऑन इंटरनेशनल वाटर में, जिन्हें एक्सक्लूसिव राइट्स ले रखे हैं कि वो वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, ये चीजें रन कर सकते हैं, तो भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही क्या होगा, इंक्लूड होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या बताना कि मुझे ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। मान लो प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी लोकेटेड इन चाइना, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी लोकेटेड इन चाइना, प्रॉफिट अर्न किया है किसने, इंडियन कंपनी ने, कहाँ किया है, चाइना में किया है। कहाँ पर किया है, चाइना में। क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट अर्न कहाँ किया है, चाइना में। क्या चाइना हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है, नहीं होता है, इसलिए ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ। इंडियन रेसिडेंट रेंटेड हिज बिल्डिंग टू फॉरेनर इन रशिया। इंडियन रेसिडेंट है जिसकी एक बिल्डिंग कहाँ पर है, रशिया में है, और वो वहाँ पर उसे क्या करता है, रेंट पर देता है और वहाँ से इनकम अर्न करता है। क्या वो इनकम भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया की इनकम है। नेक्स्ट इज अ सैलरी टू द रेसिडेंट ऑफ जापान, सैलरी टू द रेसिडेंट ऑफ जापान इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। इंडिया में इंडिया की जो एम्बेसी है जो जापान में है, वहाँ पर जापान का कोई रेसिडेंट क्या करता है, वर्क करता है। क्या वो रेसिडेंट की जो इनकम है वो इनकम क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, यस बिल्कुल होगी। ये देखो इस कारण से होगी। एम्बेसीज एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अगर आउटसाइड इंडिया में है तो वहाँ की जो भी इनकम जनरेट होगी, चाहे वो कोई भी अर्न करे, वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। ध्यान रखना, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो न तो पर्सन इंडिया में है और न ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है, इंडिया में, यस, बट उसकी डोमेस्टिक इनकम में तो क्या हो जाएगी, वो इंक्लूड हो जाएगी। बट उसकी नेशनल इनकम में तो इंक्लूड होगी, बट डोमेस्टिक इनकम में वो इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे डोमेस्टिक टेरिटरी को कैलकुलेट करते समय या डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, किन किन चीज़ों को हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज के अगर कोई एम्बेसीज इंडिया में है तो उन एम्बेसीज को भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करना है। प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO, IMF जो इंडिया में लोकेटेड है, तो भी उन्हें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज को भी हमें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करना है। चलिए अब आगे हम देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी के कुछ एग्जाम्पल, ताकि आप इन चीज़ों को जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से उन्हें सीख पाएँ। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके लिए, मैं आपके क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टू द रेसिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। सर कहीं पर भी काम करें, कहाँ किसके लिए काम कर रहा है, इंडियन एम्बेसी के लिए काम कर रहा है, तो क्या बताओ, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा? आंसर है यस। क्यों यस सर, कारण क्या है? क्योंकि इंडियन एम्बेसीज ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्म्स फोर्सेज कहीं पर भी आउटसाइड इंडिया में कहीं पर भी वर्क करे तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया मतलब क्या, बोलो, फॉरेन बैंक की ब्रांच कहाँ पर इनकम अर्न कर रही है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम अर्न कर रही है, तो बताओ क्या वो डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा? यस, वो डोमेस्टिक
टेरिटरी में इंक्लूड होगा, साथ साथ में वो डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगा। मीन्स द यस। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक, कहाँ की ब्रांच है? स्टेट बैंक की ब्रांच है। कहाँ पर है सर? इंग्लैंड में। कहाँ पर है ये? इंग्लैंड में। इंडिया में है क्या? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है? नहीं सर, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में है? इंग्लैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी में है। तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा? नहीं। अगर जब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा तो क्या वो इंडिया की इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगा? नो, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। क्लियर है? चलो अब मैं कुछ एग्जांपल आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय आपको दिखा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द फॉलोइंग इनकम इंक्लूड नेशनल इनकम इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सैलरी पेड टू रशियन, सैलरी पेड टू रशियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया। सर इंडियन एम्बेसी में अगर वो वर्क कर रहा है तो उसकी डोमेस्टिक इनकम में तो कैलकुलेट होगा, बट उसकी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सैलरी किसको पे की जा रही है? रशियन को पे की जा रही है। तो ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इंडियन एम्बेसी किसको पे कर रहा है? रशियन रेसिडेंट को पे कर रहा है, इसलिए ये इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर इनकम क्या है? टू अब्रॉड है, इनकम इंडिया के बाहर जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांच इन सिंगापुर। कहाँ पर है उसकी ब्रांच? सिंगापुर में। क्या ये ब्रांच सिंगापुर में, तो क्या इसकी डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगी? बिल्कुल, पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि वो उसकी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, बट क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी? यस, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। क्यों? क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंडियन कंपनी है, आउटसाइड इंडिया में वर्क कर रही है, ठीक है, तो वो इनकम कहाँ की होगी? इंडिया की। क्योंकि वो इनकम किसके थ्रू आएगी? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड के थ्रू वो इंडिया में आएगी, इसलिए वो इंडिया की नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी। तो इसका आंसर तो हो गया नो, बट इसका आंसर क्या है? यस। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज हमने कॉन्सेप्ट जो सीखा है उस कॉन्सेप्ट में हमने देखा नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरीज क्या होती है, नेशनल इनकम की डेफिनेशन को हमने यहाँ सीखा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को और ध्यान रखना बेटा, बहुत ये जो कॉन्सेप्ट है इससे बोर्ड एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। हर अटेम्प्ट में मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को देखा है, तो प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से ध्यान से कॉन्सेप्चुअली इन्हें सब चीज़ें को सीखें। और एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, आप उन होमवर्क में आप देखिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लीजिए, 9479552799, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप के थ्रू आप मुझे इससे पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है इस नंबर पर मैं क्या करूँगा, जो स्टूडेंट्स मुझसे होमवर्क लेना चाहे प्लीज़ मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करूँगा। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।